नमस्कार। इस दिल के एपिसोड में हम हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में बात करेंगे कि हमें फ्रीडम कैसे मिला, आज़ादी कैसे मिली, किस किस ने योगदान दिया। ये हमारा इतिहास है। आज के देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इतिहास मिटाना चाहते हैं, इतिहास से सीखते नहीं, इतिहास से प्रेरणा नहीं लेते, और इतिहास को कभी आप मिटा नहीं सकते। मिटाना चाहो भी तो मिटा नहीं सकते। आज हम इस देश की रिपब्लिक के जन्म के बारे में बात करेंगे। कैसे हमारा देश रिपब्लिक बना, किन किन लोगों ने उसका योगदान दिया। आज के दिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने लगभग मैं समझता हूँ कई साल जेल में बिताए ताकि हमें आज़ादी मिले, ताकि हम लोग आज़ाद हों, उनके बारे में वो चाहते हैं कि उनका नाम इतिहास से मिटा दिया जाए। And I'm talking about Jawaharlal Nehru ji. He was a man whose own journey synchronized with the journey of India. A journey from slavery to sovereignty. A journey from British India to free India. And to discuss the role of Pandit Nehru, हमारे साथ एक हमारे ख़ास मेहमान हैं। ऐसे मेहमान जिनको बड़ा ज्ञान है जवाहरलाल नेहरू के बारे में, लेकिन इनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो ये है कि जयराम जी के बारे में मैं अगर शुरुआत करूँ तो लगभग 5-7 मिनट तो उसी में लग जाएंगे। जयराम याद रखिए। हाँ? मेरा नाम है जयराम। आई नो आपका नाम आ रहा है जयराम, बट हमारे लिए तो जो भी हमारे यहाँ आता है हम उस पर आदर से उसका स्वागत करते हैं, इसलिए मैंने कहा जयराम जी। पर जयराम एट अ वेरी यंग एज इन्होंने छोटी ही उम्र में बड़ी दिलचस्पी रखी। ही वॉज एक्चुअली influenced by Gunnar Myrdal, I believe, right? The Wealth of Nations, और आप पॉल सैमुअल्सन को भी बड़ा फॉलो करते रहे, और उनके साथ आपने सुना है, गुनार मिर्डल के साथ आपने चिट्ठियाँ भी लिखी उनको, उन्होंने जवाब भी दिया, तो यू वर कॉन्स्टेंटली इन टच विद हिम, ये भी मुझे मालूम है। और आप 4 टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के रहे थे, दिस इज़ योर 4th टर्म। और इस बीच आपने कार्नेगी मेलन में आपने वहाँ अपनी कोर्सेज़ किए। MIT में आपने डॉक्टरेट शामिल हुए। आपके पिताजी IIT बॉम्बे में पढ़ाते थे। आप IIT बॉम्बे में गए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, फिर उसके बाद आप एडवाइज़र बने, कई सरकारों के एडवाइज़र बने। आप कर्नाटका सरकार के एडवाइज़र बने, प्लानिंग कमीशन के एडवाइज़र बने। आप फिर 2009 में आप मंत्री भी बने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन कॉमर्स ऑफ पावर। फिर 2011 में आप कैबिनेट मिनिस्टर बने, एनवायरनमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर बने। तो मैं ऐसे तो बात चर्चा करूं तो ये प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाएगा, तो आपका बड़ा स्वागत है। जयराम जी, ये बताइए कि ये लोग कहते हैं, और ये लोग जिनके बारे में कह रहा हूँ आप जानते हो, कि हिंदुस्तान का इतिहास तो 2014 में शुरू हुआ। नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक साजिश है। और हमेशा हमेशा RSS, जनसंघ और BJP अगर एक व्यक्ति को उन्होंने निशाना बनाया है, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे तो महात्मा गांधी को ज़्यादा बदनाम नहीं कर सकते, हमारे देश के पिता हैं, फादर ऑफ द नेशन हैं। गांधी जी की आलोचना करना लोग पसंद नहीं करते हैं। पर
पंडित जी क्योंकि गांधी जी के साथ मिले हुए थे, गांधी जी के शागिर्द थे, गांधी जी की विरासत, राजनीतिक विरासत उनको मिली, उनको उन्होंने पहले निशाना बना दिया। इंदिरा जी को इतना निशाना नहीं बनाया इन्होंने, पर पंडित जी को इन्होंने निशाना बना दिया है। क्यों आपके हिसाब से? देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि पंडित जी का योगदान जो है हमारे संविधान के बनाने में, खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वीकारा था। 25 नवंबर 1949 में संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब मसौदा अपनाया गया, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती, अगर कांग्रेस पार्टी का अनुशासन नहीं होता, अगर कांग्रेस पार्टी मार्गदर्शन नहीं देती, तो ये संविधान बनना असंभव था। ये खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। और 1930 से लेकर पहले व्यक्ति थे पंडित जी जिन्होंने संविधान सभा का जिक्र किया। बिल्कुल, लोग जानते नहीं हैं। महात्मा गांधी जी भी 1940 तक थोड़ा दो मन में थे, वो संविधान सभा हो ना हो उसमें उन्होंने तय नहीं किया था। 1940 में ही उनको विश्वास हो गया कि संविधान सभा की जरूरत है। पर पहले से पंडित जी कह रहे थे संविधान सभा होना जरूरी है, हमें संविधान बनाना है। और संविधान के सिद्धांत उन्होंने लिखा, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान सभा में पारित हुआ, चर्चा हुई 15 दिसंबर 1946 को, जो हमारे संविधान के मूल सिद्धांत हैं, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, एक प्लान्ड इकोनॉमी, सामाजिक न्याय और विदेश नीति में, कूटनीति में एक स्वतंत्रता, जो जिसको हम नॉन अलाइनमेंट कहते हैं, ये सब पंडित जी के भाषण में था। बिल्कुल। तो ये उनको संविधान, विश्वास था कि हमें स्वतंत्रता मिलेगी, हम लेकर रहेंगे। और देखिए, और पंडित जी का भी पंडित जी एक पीढ़ी के एक अंग थे, वो एक जनरेशन के एक हिस्से थे जिनका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। और कैसे लोग थे, बड़े व्यक्ति, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। देखिए, आपस में मतभेद थे, चर्चा हुई करती थी, खत लिखा करते थे, 20 पन्ने का 25 पन्ने का खत लिखा करते थे, लेकिन देश के बारे में सोचते थे। और हमेशा अपनी जो मतभेद थे वो पीछे रखते थे, और जो जिस विषयों पर सहमति थी उसको और मजबूत करते थे। तो पंडित जी को एक निशाना बनाया गया, क्योंकि आरएसएस, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कपिल, जो लोग आज भूल गए हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान का मसौदा अपनाया गया। 26 नवंबर को, अभी हम उसको संविधान दिवस के रूप में मानते हैं। 4 दिन बाद 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर, जो आरएसएस का प्रकाशन है, वो लिखता है, ऑर्गेनाइजर में लिखता है, और वो लेख मेरे पास आज भी है। वो लिखता है, ये संविधान में भारतीयता है ही नहीं, ये भारतीय संविधान हम इसको क्यों कहें, क्योंकि मनुवादी आदर्श इसमें शामिल नहीं है। बिल्कुल। मनुवादी आदर्शों से इन्होंने प्रेरणा नहीं ली है। तो ये पंथ निरपेक्षता, आपके हिसाब से जब ये 400 बार की बात करते हैं तो संविधान को बदलना चाहिए? बिल्कुल, ये संविधान, इस संविधान के मूल से, जैसा कि मैंने कहा ना, जो पंडित जी ने हमारे सामने, और पंडित जी, जब मैं कहता हूँ, सरदार पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, राजगोपालाचारी थे, और 1945 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे। 1940 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। पर इन्होंने जो कहा था कि हमारे देश में अनेकताएं हैं, बहुत सारे अनेकताएं हैं, हमारी देश की विशेषता ही है, हमारी देश की परिभाषा अनेकताओं से ही हुआ है, पर इस अनेकताओं में एक एकता है। सही बात। और मैं कहूँगा, पंडित जी ने एक बारी कहा था, सिर्फ अनेकता से एकता नहीं, अनेकता में एकता नहीं, अनेकता से एकता। बिल्कुल। यानी कि तब आप अनेकताओं को सम्मान दें, नॉट ओनली यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी। कि जब तक आप आपके जो विविधताएं हैं, आपकी अनेकताएं हैं, उसको सम्मान नहीं देंगे, उनको सही स्थान नहीं देंगे, उनका आदर नहीं करेंगे, उनका जश्न नहीं बनाएंगे, आपकी एकता मजबूत नहीं। सही बात है। तो ये ख्याल, पंडित जी का ख्याल जो था, और हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनेंगे,
हम हिंदू समाज, हम एक बहुधार्मिक समाज बिल्कुल, हैं, बिल्कुल समाज। बहुभाषीय समाज हैं। वन नेशन वन रिलीजन हम कभी नहीं हो सकते, वन नेशन वन लैंग्वेज कभी नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकता जो बात वन हो ही नेशन वन कल्चर नहीं हो सकते, वन नेशन वन रीजन नहीं नहीं। हो वो तो सकते। संविधान ही कहता है नहीं हो सकते। तो ये हमेशा आरएसएस और बीजेपी ने पंडित जी को निशाना बनाया है। और पंडित जी देखिए, एक और चीज़ है, अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल, वो निर्माता तो अंबेडकर जी थे, पर उनका पूरा समर्थन जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, बिल्कुल। पर उनका बहुत विरोध हुआ कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो आप जानते हैं, आप तो जाने माने वकील हैं हमारे देश के, आप जानते हैं एक बिल को पंडित जी ने 4 हिस्सों में बांटा और 4 बिल पारित करवाया और 3 साल लगे। अंबेडकर जी इससे नाराज हो गए, बिल्कुल नाराज। इस्तीफा दे दिया जी हाँ, जी हाँ। मंत्रिमंडल से। जी हाँ। आरएसएस बहुत तंग आ चुकी थी उससे, हिंदू कोड बिल से। और क्या क्या नहीं कहा अंबेडकर के बारे में, क्या क्या शब्द के इस्तेमाल। मुझे हंसी आती है आज जब प्रधानमंत्री कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर। अरे प्रधानमंत्री को शर्म भी होनी चाहिए, किस विचारधारा से वो आते हैं। उन्होंने अंबेडकर को तो क्या शब्द नहीं इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री तो कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, तो आप इतनी ज्यादा अहमियत मत दीजिए। तो यही निशाना जो है ना, पहले से निशाना पंडित जी को बनाया गया है। और इंदिरा जी के बारे में, क्योंकि 1971 आया, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उसको तो दुर्गा बन गए। हाँ दुर्गा बन गई। उनको ज्यादा निशाना नहीं, उनकी ज्यादा आलोचना नहीं करते। मैं आपका पंडित जी की दूरदर्शिता के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आपको तो खैर मालूम ही होगा कितनी दूरदर्शिता थी कि 1937 में, मैंने कुछ इसमें रिसर्च भी की है, 1937 में नेहरू जी ने एक नेशनल कमेटी का गठन किया, नेशनल प्लानिंग कमेटी। उसमें सरदार पटेल साहब को, नहीं, सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। और उनको नहीं मालूम का कब हमें स्वतंत्रता मिलेगी। जब उन्हें नेशनल कमेटी बनाई तो उसमें ये दिसंबर 2038 की बात कर रहा हूँ। कमेटी वॉज चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड कंप्राइज ऑफ साइंटिस्ट्स, उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, इकोनॉमिस्ट्स, workers and farmers, politicians, had 29 subcommittees including manufacturing and industry, labor, currency and banking, crops planning and production, power and fuel, general education, technical education and development research, rural and cottage industries, industrial finance, land policy, agriculture and insurance, national housing. These committees crafted a historic and visionary development path for India with the Congress supplementary. मतलब कि उनकी दूरदर्शिता देखो। 1947 में स्वतंत्रता मिली, 37 में और 38 में उन्होंने कमेटी गठन कर दी। मैं एक और चीज बताता हूँ आपको। 1937 में ये समिति का गठन कब किया गया था? जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष थे। मैं यही तो कह रहा हूँ। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाहते थे, पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाहते थे मेघनाथ साहा, बिल्कुल, बड़े वैज्ञानिक थे, वो इसके अध्यक्ष बने। मेघनाथ साहा ने कहा नेताजी को, इस समिति की अध्यक्षता सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, उनको वैज्ञानिक होना जरूरी नहीं है, पर एक राजनीतिक व्यक्ति की जरूरत है जो वैज्ञानिकों का सम्मान पा सकता है, और वो है पंडित नेहरू। और इसी वजह से वो पंडित नेहरू इस समिति के अध्यक्ष बने। और ये नेशनल प्लानिंग कमेटी की वजह से हमारे 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ, प्लानिंग इकोनॉमी की शुरुआत हुई, 5 ईयर प्लान। देखिए लोग भूल जाते हैं, आज प्रधानमंत्री कहते हैं 8% जीडीपी, दुनिया का तीसरा बड़ा इकोनॉमी मैं बनाने वाला हूँ मेरे तीसरे कार्यकाल में। हालांकि वो अभी जल्दी ही पद छोड़ने वाले हैं, आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर हैं। मतलब आप समझते हो कि भाई उनकी एक्सपायरी डेट आ गई? बिल्कुल आ चुकी है, 4 तारीख को एक्सपायरी डेट है, पॉलिटिकल एक्सपायरी। 1900 से 1950 तक, यानी कि 50 साल में इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है वो घटा, बढ़ा नहीं, घटा। सही बात। हर साल 1% घटा, घटता गया, घटता गया, घटता गया। हम 1950 में 1900 के तुलना में इतने गरीब हो गए थे 1950 में। और 1950 और 1955 के बीच में
जीडीपी का दर 3.8% और 4% था। 3.8% हुआ। हाँ 4%, बाद में 5% हुआ, यानी कि 2.3% नेगेटिव पहले है। था। 50 साल नेगेटिव है, घटता गया, पर 1950 से बढ़ता गया और आज हम कह रहे हैं कि 7%, 8% हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ोतरी हो रही है। अच्छी बात है, पर शुरुआत किसने की, नींव किसने रखी? बिल्कुल, ये बात सबसे अहम और सब सवाल लोग तो भूल यही जाते हैं। जब पंडित जी प्रधानमंत्री बने, एक आम सहमति थी दुनिया में कि गवर्नमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर जरूरत है, निजी निवेश भी जरूरत है। जिस देश में कुछ था ही नहीं, आप बताइए 1950 में क्या था? ना कोई उद्योगपति यहाँ थे, ना उद्योग था। हमारे एवरी आउट ऑफ हर 3 परिवारों में से 2 परिवार मतलब के गरीबी से फंसे हुए, मतलब गरीबी में सीमित थे, और यहाँ कोई प्राइवेट सेक्टर था नहीं, और 3 महानगर थे, कोई स्किल्ड वर्कफोर्स थी नहीं, कुछ भी नहीं था। और 3 महानगर थे, 3 मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, बस दिल्ली, और कुछ था ही नहीं। हाँ, तो फिर करते क्या? तो नेशनली प्लानिंग तो नेशनली होनी चाहिए ना उस समय। देयरफॉर सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये सारे के सारे जो ना, लोकतंत्र, प्लान्ड इकोनॉमी, पंथ निरपेक्षता, विज्ञान और तकनीकी, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री रह चुके हैं, आप जानते हैं हमारे देश में अगर एक व्यक्ति है किसकी दूरगामी नज़रिए के कारण आज हम कह सकते हैं हमारा अंतरिक्ष का प्रोग्राम है, हमारा परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम है, हमारा कृषि विज्ञान का प्रोग्राम है, वो पंडित जी के समय में। बिल्कुल। अभी मैं बताता हूँ एक और बात। नलिनी रंजन सरकार के अध्यक्षता में एक 22 मेंबर कमेटी इन्होंने गठन की, सर नलिनी रंजन सरकार, जिसके इन्होंने बताया कि कितनी हम आईआईटी लॉन्च करें, उस समय की बात है। बिल्कुल। और इन्होंने तय किया कि कोई लगभग 7 आईआईटी बनेंगी, और पहली आईआईटी खड़गपुर में बनी, उसके बाद मद्रास में, फिर बॉम्बे में, कानपुर में और दिल्ली में। और यो आईआईटी का जो फ़ायदा हो रहा है वो इसी की वजह से हो रहा है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि भाई 2014 तो पहले तो कुछ भी नहीं हुआ। हमारा अंतरिक्ष प्रोग्राम, हाँ, वो मैं आगे बात करूँगा, श्रेय हमारे प्रधानमंत्री लेते हैं। हमारा अंतरिक्ष का प्रोग्राम फरवरी 1963 पर स्थापित हुआ, और इसरो आया 1969 में। आज तो प्रधानमंत्री दुनिया भर में जाते हैं और कहते हैं कि हमारे सैटेलाइट लॉन्च बनाया 2014 के बाद। नींव किसने रखी, बनाया कब, इसरो कब बनाया गया? उसी का तो फायदा हो रहा है। देखिए, इफ़ यू रियली लुक एट इट, कि आज के दिन जो हमारी सर्विस इकोनॉमी है, बेसिकली जीडीपी इज एसेंशियली बिकॉज ऑफ द सर्विस इकोनॉमी, उसकी नींव किसने रखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ये स्किल डेवलपमेंट किसने करवाई थी? जवाहरलाल नेहरू। देखिए, ये इनका एकमात्र एजेंडा है। हम ये बातचीत 3 मूर्ति लेन में कर रहे हैं, आपके घर में, और बगल में 3 मूर्ति हाउस हुआ करता था, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम हुआ करता था। आज वो उसको भी लेना चाहते हैं। छोटापन है इस प्रधानमंत्री, उन्होंने केस फाइल कर दिया। वो नेहरू मेमोरियल नाम बदल कर प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल लाइब्रेरी कर दिया है। इतनी माने चाहते ही नहीं है इनका निशाना रहे, इतिहास से मिटाना चाहते हैं। यही तो मैंने शुरुआत तो इसी से की ना। और बदनाम करना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल, बदनाम भी करना चाहते हैं। आज जब हमारी विदेश नीति की बात होती है, प्रधानमंत्री कहते हैं दुनिया भर में वाह होती है भारतवर्ष की। 1950 में देखिए, जब कोरिया का युद्ध हुआ, वहाँ कौन गए? इंडियन पीस कीपिंग कंटिंजेंट गया ना, जनरल तिमैया की अध्यक्षता में। और किसने यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त संघ में किसने फॉर्मूला निकाला कोरिया के लिए, सुएज कैनाल के लिए? पंडित जवाहर, कॉन्गो में, बिल्कुल, पंडित जी, कृष्ण मेनन और कई लोग थे हमारे। एक अहमियत होगी हिंदुस्तान की, ऐसे अहमियत होती थी, विशेषता थी। एक विशेषता थी हिंदू 1949। अभी तो हमारे ऊपर विदेश के देश हैं वो आरोप लगाते हैं, आपको मालूम है। 1949 में प्रधानमंत्री जब गए थे अमेरिका, अक्टूबर के महीने में, किस तरह से उनका स्वागत किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन को मिले। और आज हमारे मंत्रिमंडल में एक मंत्री हैं जो आइंस्टाइन और न्यूटन के बीच में क्या अंतर है वो नहीं जानते। नहीं, खैर, वो आप जानते हैं, तो उन्होंने वीडियो में कह दिया आइंस्टाइन न्यूटन आइंस्टाइन क्या फर्क पहन रहा। अच्छा, दूसरी बात, ये जो सारे जो एटॉमिक एनर्जी की हमारी, एटॉमिक एनर्जी तो मतलब होमी भाभा, मेघनाथ साहा,
एटॉमिक फिजिक्स प्रोग्राम इन्होंने बनाया, और जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च वो उसका गठन हुआ। ये किया किसने? अब देखिए ना, आईआईटी का आपने जिक्र किया, मैं खुद आईआईटी मुंबई में पढ़ा हूँ, मेरे पिताजी वहाँ पढ़ाया करते थे। 5 आईआईटी बने, और देखिए क्या अजीब चीज़ है, आईआईटी बॉम्बे रूस की सहायता, अन्य देशों ने मद्रास जर्मनी, आईआईटी दिल्ली इंग्लैंड, आईआईटी कानपुर अमेरिका, और आईआईटी खड़गपुर भी यूनेस्को के साथ। यानी कि सारे देश लोग, ऐसा नहीं कि पंडित जी कहते थे मैं बाहर नहीं देखूंगा, बाहर कहीं से भी शायद। हमारे जो इस्पात के कारखाने लगे, आपको याद है, दुर्गापुर में हम लगाए, बिल्कुल इंग्लैंड की सहायता से। हम लोग लगाए बोकारो रूस की सहायता से, क्योंकि अमेरिका हमें सहायता नहीं देना चाहता था पब्लिक सेक्टर के लिए। हमारा रूरकेला स्टील प्लांट बना जर्मन सहायता से। हमारे जो बड़े बड़े बांध बने, बाकरा नंगल, हीराकोट, नागार्जुना सागर, दुनिया भर के इंजीनियर यहाँ है। बाकरा नंगल के पीछे हार्वे स्लोकम का नाम है। हार्वे स्लोकम एक अमेरिकी इंजीनियर हुआ। हमारी कृषि के क्षेत्र में क्या हालत थी, आप तो जानते ही हो कि किस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो चंडीगढ़ के हैं, चंडीगढ़ को किसने बनाया? ऐसे पंडित जी ने बनाया, प्रताप सिंह कैरो ने भी बनाया, पर डिजाइनर आर्किटेक्ट कौन था? कॉर्बुजियर फ्रांस का था। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि पंडित जी का जो मन था ना, सारा असली विश्व गुरु थे, असली विश्व गुरु थे, नकली विश्व गुरु नहीं, बिल्कुल असली विश्व गुरु थे। और ये ऐसे विश्व गुरु थे जो विष नहीं फैलाया करते। ये अच्छी बात आपने कही। हाँ, इनका तो विश्व गुरु है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जो CSIR का गठन हुआ, जिसके बारे में आज ये बड़ी बातें करते हैं, वो भी हमने किया 1948। DRDO का गठन 1958 में, बिल्कुल 1958 में DRDO की स्थापना हुई। 22 नेशनल लेबोरेटरीज CSIR की, उनका गठन हुआ 1948 से लेकर 1958 तक। इंस्टीट्यूशन ऑफ और जो सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, सबसे पहले सेल्फ रिलायंस की बात नेहरू जी ने की। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल कहा, सेल्फ रिलायंस का शब्द जो है ना, पहली बार उन्होंने कहा, मैं सेल्फ सफिशिएंसी नहीं चाहता हूँ, मैं सेल्फ रिलायंस चाहता हूँ। और ये आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, जैसे आत्मनिर्भरता का जो सोच इन्होंने ही चालू किया आगे। इनके लिए एम्स हमारे जो पहले एम्स, एक चीज कहना पड़ता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी जानते थे, वो पहचाने। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण आपने पढ़ा है, जब पंडित जी का देहांत हुआ 27 मई 1964, उन्होंने पार्लियामेंट में क्या भाषण दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी में वो छोटापन नहीं था, पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं यहाँ, ये समझते हैं कि 2014 के बाद ही भारत बना, उसके पहले कुछ नहीं हुआ। तो कुछ नहीं हुआ। और हमारे देश की सारी कमियां जो है, खामियां हैं, कुछ समस्याएं हैं, सारे नेहरू के दरवाजे में डालते। बस जिम्मेदार कौन है? पंडित नेहरू, और कुछ नहीं। बदला इतिहास लिखने में, यानी कि इतिहास लिखा हुआ है, पर उसको फिर से लिखने में, दूसरी दिशा देने में, और सच को झूठ साबित करने में, और पंडित जी का बदनाम करने में जितना हमारे प्रधानमंत्री समय बिताते हैं ना, उतना समय अगर वो शासन में बिताते तो आज हमारी स्थिति ये नहीं होती। जो दूरदर्शिता जो नेहरू जी ने दिखाई अगर इनमें होती तो आज सब विवाद पैदा ही नहीं होते। ये तो सारी राजनीति विवाद के आधार पे कर रहे हैं ना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारी नेशनल मीडिया में कवरेज नहीं आया है। मैं नागालैंड गया था कुछ 15-20 दिन पहले चुनाव प्रचार के लिए। नागालैंड के एक मुख्यमंत्री नहीं, नागालैंड के मंत्री कांग्रेस के नहीं हैं, बीजेपी के हैं। उन्होंने क्या कहा मानो, हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 371A है, जो नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, वो एक ही व्यक्ति के कारण है, और वो जवाहरलाल नेहरू। सब लोग आश्चर्य हो गए, अरे ये नागालैंड का मंत्री बीजेपी का ये कह रहा है। पर ये लोग जानते हैं, लोग सब जानते हैं, लोग जानते हैं। अब तो ये भी जान गए हैं कि ये जब ये भाषण देते हैं, अब इनको आप YouTube में जाओ, इनको कोई देखता भी नहीं है आज के दिन। नहीं, देखिए पंडित जी, एक हमें गलती नहीं करनी चाहिए। पंडित जी को अपने वक्त से हम नहीं निकालना चाहिए। वो वक्त जो है, उस वक्त की जो चुनौतियाँ थी,
उनका वो सामना करना पड़ा, पर वो दूरदर्शिता भी उन्होंने दिखाया कि 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद अच्छा ये बताओ हमारे देश के लिए क्या जरूरत है। इनकी 2014 से लेकर आज तक क्या आप सोचते हो कि उपलब्धियां हैं, अगर हैं कोई तो खास? क्योंकि ऐसा तो है कि शासन चल रहा है, प्रगति भी हो रही है, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। नहीं, प्रगति से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। पर सबसे 3 या 4 बातें बहुत चिंताजनक बात। पहले पंडित जी जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री भी रह चुके हैं, मैं इसीलिए मैं शुरुआत उससे ही करूँगा। उनके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रयोगशाला नहीं था, सिर्फ साइंटिस्ट लेबोरेटरी बनाना, IIT बनाना, साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर की बात करते। साइंटिफिक टेम्पर माने क्या? सोच, सवाल उठाने का स्वतंत्रता, और जवाब अलग अलग जवाब हो सकते हैं, किसी एक जवाब के पीछे एक जवाब नहीं, अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। जैसा तो ये साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक जो साइंस कांग्रेस होती है वो हर 4 जनवरी हर साल होती है। इन्होंने वो भी कभी उसका कभी इधर उधर कभी नहीं हुई, इन्होंने पहली बार आकर उसके डेट भी जो साइंटिफिक टेम्पर जो है ना, हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे प्रयोगशालाओं में, हमारे उन्होंने सारे RSS के लोग भर दिए हैं। प्लास्टिक सर्जरी 1000 साल पहले हमको जानकारी थी। अरे मिसाइल तो 2000 साल पहले हमें जानकारी थी। अच्छा ये मेडिसिन, ये औषधि, ये तो हमारे किसी किताब में लिखा हुआ है 3000 साल अभी तो साइंस कांग्रेस को कोई सीरियसली लेता भी नहीं है। साइंस ना, ये साइंस जो है, साइंटिफिक सोच जो है, एक आधुनिक सोच है, तो वो मैं समझता हूँ पिछले 10 साल में बहुत चोट लगा है। जब पॉलिटिक्स में धर्म घुस जाएगा तो निश्चित रूप से वो साइंटिफिक टेम्पर कभी रह नहीं सकता। और दूसरी बात जो है, पंडित जी हमेशा, और ये गांधी जी भी यही कहा करते थे कि हम एक गरीब देश है, अभी विकसित देश बनना समय लगेगा। मैं 1950 की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो काफ़ी वो चिंतित थे कि आर्थिक विषमताएं न बढ़े, तरक्की होनी चाहिए, आर्थिक विकास होना ज़रूरी है, पर गरीब गरीब नहीं बनना चाहिए और अमीर नहीं बनना चाहिए। यही तो हो रहा है। देखिए पिछले 10 साल में आप कोई भी आंकड़े देखिए, 21 ऐसे पूंजीपति हैं जिनके पास आज इतना धन इकट्ठा हो गया है जो 70 करोड़ भारतवासियों के पास है। बिल्कुल सही। और 2 पूंजीपति का नाम इन्होंने खुद अपने भाषण में ले लिया कि ये टेम्पो, काले धन का टेम्पो लेकर कांग्रेस पार्टी का समर्थन इनके पास नंबर होगा जरूर टेम्पो का। कहाँ से इनको टेम्पो याद आया? अडानी अंबानी का नाम भी ले लिया। शायद इनको मालूम होगा पहले कैसे होता था, टेम्पो में होता होगा। नहीं, ये देखिए बौखलाए हुए हैं, ये परेशानी में है, और ये दर्शाता है पिछले 15-20 दिनों में मुसलमान मंगलसूत्र, और अभी अचानक अडानी और अंबानी की बात आ गई। पर तो आर्थिक विषमता, ये तो कहते थे कैश खत्म हो गया सब इकोनॉमी। तो नोटबंदी तो इन्होंने यही तो कहा था, 8 नवंबर, आपको याद है? तो ये कैसे मतलब टेम्पो में कैश कैसे जा रहा है? मित्रों, काला धन में निकाल रहा हूँ, नोटबंदी होगा। 8 साल बाद कहाँ गया वो काला धन? उनकी तो बात नहीं वो करते। टेम्पो आ रही है कांग्रेस पार्टी के सामने, पार्क करके हमें दे रही है वो काला। ईडी कहाँ है? सवाल आपको पूछना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से आप जानते हैं, रोज जाते हैं वहाँ, रोज उनको कहिए ना, पता करेंगे भाई टेम्पो का नंबर क्या था, कहाँ से चला, कहाँ गया, और किसके पास गया, और किसको दिया, ये सब तो बड़ा 2 मुख्यमंत्रियों को तो आपने जेल में डाल दिया, एक को आज बेल मिला है, पर 2 जिनका नाम प्रधानमंत्री के मुंह से निकला है कि वो काला धन कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? नहीं, कैसे करेंगे? क्योंकि वो तो ऐसा है ना कि वो तो बयानबाजी है ना, उसको वो भी एक जुमला है, आपको मालूम है। नहीं, तो मैं कह रहा था कि एक तो साइंटिफिक टेम्पर पिछले 10 साल में बहुत चोट पड़ा है, गहरा चोट। दूसरी बात, जो आर्थिक तरक्की हुई है, होता 1991 के बाद तो तरक्की हुई जैसे है, समाज होती रही है, वो चलता रहता है, वो चलता रहता है, इकोनॉमी चलता रहता है। पर आर्थिक विषमताएं जो बड़ी हैं, बिल्कुल, और जो पब्लिक सेक्टर को खत्म करने की साजिश रचाई गई है, सारे, अरे देखिए ना, सारे हवाई अड्डे बेचे गए हैं एक ही पूंजीपति को, बंदरगाह बेचे गए एक ही पूंजीपति को, सारे स्टील प्लांट भेजे जा रहे हैं,
पुराने सेलम स्टील प्लांट बेचने की प्रयास की गई है, जो बस्तर में लगाया गया है उसको बेचने की प्रयास की जा वो रही तो है। कह रहे हैं कि द लॉस मेकिंग प्लांट्स हैं नहीं ये। नहीं, अरे आज आंध्र प्रदेश गए हैं, विशाखापट्टनम लॉस मेकिंग नहीं है, ये सब प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं, घाटे में नहीं चलते हैं, मुनाफा में चलते तो हैं। ये आप समझते हो कि किसी और को प्रॉफिट ये प्रयास तो करते हैं, किसी और को बेच के किसी और को कोई और प्रॉफिट बनाए, प्राइवेट हम सेक्टर। प्राइवेट नहीं बेचना चाहते हैं एक ही या दो व्यक्ति के लिए बस, और कोई और किसी के लिए नहीं। किसी और के पास साधन नहीं है ना तो भैया, ये क्योंकि बैंक्स तो उनके साथ हैं, तो फिर और कैसे कोई खरीदेगा। प्रधानमंत्री की सोच बड़ी होनी चाहिए। ये बड़ी है सोच कोई भी प्रधानमंत्री उनकी है, बड़ी प्रधानमंत्री का जो पद है ना, अरे भैया सोच तो बड़ी उसका है। सम्मान हम 2047 में जब विकसित भारत की बात करते हैं तो सोच तो बड़ी है ना कि नहीं वो तो बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं, पर जब वो करते, उनकी कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। पार्लियामेंट में तो नहीं आते पंडित जी, रोज 17 साल के लिए, हमेशा 17 बैठते। साल के लिए पार्लियामेंट में बैठा कर, अरे आपको मालूम है कि नहीं, 1962 में पार्लियामेंट का सत्र 11 नवंबर को शुरू होने वाला था। 20 अक्टूबर 1962 को चीन का आक्रमण हुआ, बिल्कुल। आपको याद है? पार्लियामेंट सेशन में नहीं था। 6 या 7 सांसदों ने एक खत लिखा पंडित जी को, पंडित जी आपको एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। एलएम सिंघवी, हमारे अभिषेक सिंघवी के पिताजी, एलएम सिंघवी ने एक खत लिखा पंडित जी को, आप एक सीक्रेट सेशन बुलाइए। पंडित जी ने एलएम सिंघवी को खत लिखा, ये लोकतंत्र में सीक्रेट सेशन नहीं होता है, ये सील्ड एनवेलप के माफिक सीक्रेट सेशन नहीं होता है। उन्होंने सेशन बुलाया, ये मुझे जानकारी नहीं थी। और मैं आपको ये भी बता दूं, कौन 7 सांसदों में एक सांसद कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। और प्रधानमंत्री ने 10 दिन पहले एडवांस करके राज्यसभा बुलाया, लोकसभा बुलाया, और जब चीन का दूसरा चरण आक्रमण चल रहा था, दो चरण में आया, 20 को पहला आक्रमण हुआ, 28 को रुक गया, फिर 14 तारीख को शुरू हुआ। जब दूसरा चरण शुरू हुआ, पार्लियामेंट सेशन में था, प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा में बैठे हुए हैं और अपनी आलोचना सुन रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, आचार्य, सभी बड़े बड़े विपक्ष के नेता थे, उनकी खूब आलोचना कर रहे थे। वो सुने, जवाब दिया। ये है लोकतंत्र। हमारे आज ये स्थिति है, 4 साल हो गए हमने चीन के बारे में एक सेशन, एक डिस्कशन, वो चर्चा ही नहीं, अलाउ ही नहीं करते, एक सवाल नहीं उठाया। पर 19 जून 2020 को आज सुना है कि आजकल सवाल भी ये मतलब कि आते भी हैं तो उनको नहीं निकाल देते हैं। और 19 को आप जानते हैं, पब्लिक में एक ऑल पार्टी मीटिंग में 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री कहते हैं न कोई बाहर से आया है, न कोई हमारे जमीन पर बैठा हुआ। कहते हैं, वो तो कहते हैं। और इनके जो खुद भाजपा के सांसद भी थे, वो कहते हैं कि भाई 4000 किलोमीटर का और मैंने कहीं कहा, क्या चाइनीज इनकर्शन नहीं है, क्या चाइनीज एक्सकर्शन के लिए आए हैं? इनकर्शन नहीं है तो क्या एक्सकर्शन नहीं है? तो वो तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। लोकतंत्र में जो एक ट्रेडिशन होता है, इंस्टीट्यूशन रिस्पेक्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट का मिसाल लीजिए, पंडित जी ने कहीं चीफ जस्टिस की आलोचना कर दी। एक चागला कमीशन हुआ करता था, वो LIC के बारे में एक कांड था। चीफ जस्टिस हुआ करते थे SR दास, आपको याद है मुझे, जस्टिस SR दास साहब बड़े नाराज हो गए, चीफ जस्टिस, और ये नाराजगी पंडित जी को जानकारी मिल गई। तो पंडित जी ने एक खत लिखा चीफ जस्टिस को, और ये सब छपा हुआ है उनके सिलेक्टेड वर्क्स में। 1958 की बात है। माय डियर चीफ जस्टिस, आई अपोलोजाइज इफ आई हैव कॉज्ड यू ग्रेट एम्बैरेसमेंट बाय माय। भाई उनकी क्या बात थी? प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस से माफी मांग रहे हैं। उन्होंने कुछ कह दिया होगा अपने भाषण में कि मैं इससे सहमत नहीं हुआ, शब्द इस्तेमाल किया होगा, आई डोंट एग्री, कुछ कह दिया होगा, और चीफ जस्टिस ने अपनी आपत्ति जताई होगी। उन्होंने क्या, आई डोंट एग्री। ये थी उनका क्या बड़प्पन। देखिए, प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस से माफी मांग रहे हैं। एक शख्स जो प्रधानमंत्री बना
जब उसने देश संभाला उसके सामने क्या था? कृषि के क्षेत्र में कुछ नहीं, हमारी एजुकेशन 18.3%, कोई शिक्षित लोग थे नहीं, साइंटिस्ट थे नहीं, उद्योग था नहीं। ऐसे शख्स ने अगर हिंदुस्तान की नींव बनाई और उस यादगाश को ख़त्म करना, उस इतिहास को मिटाना, मैं समझता हूँ कि एक राष्ट्रीय अपमान है। नहीं, बिल्कुल अपमान है ये, हर एक भारतवासी पर अपमान है। ये सिर्फ नेहरू को बदनाम नहीं कर रहे हैं, भारत सिर्फ के इतिहास पंडित जी को बदनाम ये कर रहा सारे देश को बदनाम कर रहे हैं, हमारे स्वाधीनता संग्राम को बदनाम। पर ये बदनाम नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। किसने विपक्ष किया? बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का दस्तावेज। हाँ बिल्कुल। आप जानते हैं अभी तो इन्होंने कहा, मैं तो पहले का हैरान हो गया, इन्होंने कहा कि अगर ये सत्ता में आ गए तो हमारी क्रिकेट टीम में ज़्यादा मुसलमान आ जाएंगे। नहीं, आप जानते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता हमारा प्रधानमंत्री ऐसे बयान देंगे। 1940 में कपिल, आपको याद है, आपको जरूर याद होगा, 1940 में बंगाल में मुस्लिम लीग और हिंदू सभा का कोएलिशन गवर्नमेंट बना। मुझे मालूम है, तो सब ए फजलुल हक प्राइम मिनिस्टर बने। और मंत्री कौन था उस मंत्रिमंडल में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। करेक्ट। नरेंद्र मोदी के गुरु। एब्सोल्युटली आइडियोलॉजिकल गुरु थे वो। करेक्ट। और ये मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस पार्टी ने तो कभी समझौता नहीं किया था ना, कभी भी नहीं। हिंदू महासभा ने किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। Correct. और एक और बात याद रखिए, बीजेपी के 2 बड़े नेता पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान में हमारी लोकतंत्र की प्रशंसा नहीं करते हैं, हमारे संविधान की प्रशंसा नहीं करते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना की प्रशंसा करते हैं। वो कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी और जसवंत सिंह। पिछले 10-12 साल पहले, आपको याद होगा, उसकी किताब में भी है। हाँ, किताब लिखी थी। उनकी प्रशंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रशंसा करके पंडित जी का स्तर वो नीचे गिराना चाहते हैं। हमने कभी, कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ कभी समझौता नहीं किया। हम तो मुस्लिम लीग के खिलाफ लड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और समझौता किया है तो हिंदू महासभा, प्रशंसा की है तो बीजेपी के नेता, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ये प्रधानमंत्री। देखिए, मैं हैरान हो गया जब मैं ये सुना। नहीं, हैरान होने की मुस्लिम लीग की का हैरान होने की क्या बात है? हम जो भी हमारे देश में 2014 के बाद हुआ, हैरान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि इनका एजेंडा ये है कि विवाद पैदा करो, मतभेद पैदा करो और उससे राजनीतिक अपनी जीतो, राजनीति में सफलता हो और देश में राज करो और लोगों को सपने दिखाते जाओ। अंग्रेजों ने 2 साल हुकूमत की हमारे देश में, डिवाइड एंड रूल किया था। बिल्कुल। 10 साल नरेंद्र मोदी ने शासन चलाया, उसको कहीं आगे ले गए। ब्लफ एंड रूल, सिर्फ डिवाइड एंड रूल नहीं, ब्लफ एंड रूल, यानी कि झूठ बोलकर शासन करते रहो। अरे कितना झूठ बोलेगा एक व्यक्ति, कितना झूठ बोलेगा? गोबल्स ने कहा था कि जितनी बार बोलते जाओगे वो सच बन जाए। 10 बारी बोलते जाओ, 11वीं बार जब आप बोलोगे लोग उस पे विश्वास रखेंगे। पर ये प्रधानमंत्री तो गलती से भी सच नहीं बोल सकते। चलिए, मैंने आपको मालूम इसलिए बुलाया था क्योंकि जितनी जानकारी आपकी है नेहरू जी के प्रति, शायद ही किसी हिंदुस्तान में किसी भी नेता की होगी। ये जो जानकारी है ये आज तक जनता तक नहीं पहुंची। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए और जनता को बताया कि कितना योगदान था इस ऐसे व्यक्ति का जिसने भारत के संविधान को बनाया और उसकी नींव रखी। बिल्कुल, उन्होंने संविधान को बनाया, लोगों को प्रेरित किया। जैसा कि मैंने कहा, जब 5 सिद्धांत जो उन्होंने एक आलीशान मकान बनाया, भारत का मैंशन जो कहते हैं ना, और 5 स्तंभ है। पहला स्तंभ था लोकतंत्र, यानी कि संसदीय लोकतंत्र, अमेरिकन लोकतंत्र नहीं, संसदीय लोकतंत्र। दूसरा पंथ निरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव, सबको सम्मान, सबका आदर। तीसरा प्लान्ड इकोनॉमी, जिसमें समाजवाद शामिल था। चौथा जो सामाजिक न्याय का मैंने जिक्र किया। और 5वां नॉन अलाइनमेंट, कि कूटनीति में हम सबके मित्र रहें, हम अपना ही रास्ता ढूंढ निकालें। क्योंकि
तब के ज़माने में तब के ज़माने में आपको याद होगा सोवियत संघ था, अमेरिका था, दो सुपर पावर थे, कोल्ड वॉर जारी था और नहीं, हमारे कोई रास्ता ही नहीं था और रास्ता ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। और आज जो हमारे विदेश मंत्री हैं, जो आज भक्त बन गए हैं हमारे प्रधानमंत्री के और उस विचारधारा के, वो पढ़े लिखे आदमी हैं, वो जानते हैं, वो सब जानते हैं ये सब, और उस जानने के बावजूद वो प्रधानमंत्री की भाषा बोल रहे हैं, खुद पंडित जी की आलोचना करते हैं, वो जानते हैं कभी कभी राजनीति वो में हो जाता है। कभी-कभी इसलिए मैं ज़्यादा राजनीति उनके में बारे हो में जाता नहीं है। कहता हूँ, क्योंकि असली गुनहगार तो प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं की वजह से तो ये झूठ की महामारी। बट मैं तो समझता हूँ कि जो ऐसे इतिहास को मिटाएगा, इतिहास उसे भी मिटा देगा। नहीं, कोविड की महामारी से तो हम बच गए, पर ये झूठ की महामारी से हमें बचना है। नहीं, वो अब और बच नहीं मैं सकते। समझता हूँ जब तक ये सत्ता में रहेंगे तब तक अब बच नहीं सकते। नहीं, वो 4 तारीख सत्य कवच सबको दिख जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। और ये हमारा पहला भाग है। दूसरे भाग में जो बाकी हमारे प्रधानमंत्रियों की और कांग्रेस पार्टी की योगदान रहा है हिंदुस्तान को यहाँ लाने के लिए, उसके बारे में आपके साथ बात कभी करेंगे। भी। बहुत बहुत धन्यवाद।